युवाओं को मौका दें, 24 में उनको प्राइम मिनिस्टर हम बना देंगे, क्या दिक्कत है? आप प्रधानमंत्री बने और हमसे कहें कि बनाओ, देखो खून का क्या। साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग सही होंगे। दोस्तों, जो आपने अभी बिल्कुल सुना वो बिल्कुल सही सुना है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो दोबारा सुन लीजिए। जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने ऐलान कर दिया है कि बहन जी आप हमें मौका दो, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप दोबारा भी सुन सकते हैं, वीडियो को बैक कर लीजिए। जी हाँ, आज वो दिन बड़ा आने ही वाला है जब चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ा ऐलान कर दिया है बहन जी के लिए कि हम आपके साथ हैं, तन मन धन से, आप हमें मौका तो दीजिए एक बार। और मेरे ख्याल से इस बात को लेकर बहन जी को भी सोचना चाहिए कि बहन जी को युवाओं को मौका देना चाहिए, क्योंकि युवा एक ऐसी शक्ति होते हैं जो किसी भी बड़े से बड़े पहाड़ को, चट्टानों को काट के रास्ता बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है चंद्रशेखर रावण ने। आपने देखा होगा चंद्रशेखर आज़ाद रावण पिछले कई महीनों से बहन कुमारी मायावती जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। और उन्होंने आज तक चंद्रशेखर रावण जी ने बहन जी को खास तौर से ज़्यादा बुरा नहीं बोला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हमारे अंदर एक ही खून है, हम एक ही विचारधारा के आदमी हैं। इस खून को लेकर मेन बात क्या है, जो आंदोलन सदियों से चला आ रहा है, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर, ज्योतिबा फूले से लेकर, साहूजी महाराज से लेकर, काशी राम से लेकर, अम्बेडकर से लेकर, और आज तक बहन कुमारी मायावती जी इस आंदोलन को चला रही है। उन सब में एक ही खून है, क्योंकि सब एक ही विचारधारा के लोग हैं। खून का मतलब इस चीज़ से है। तो दोस्तों, क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, अगर इंडिया वाले गठबंधन की बात भी करें हम, तो इंडिया वाला गठबंधन पूरी तरह फेल हो चुका है। क्योंकि इंडिया कब बनेगा? जब देश के अंदर, इंडिया में हर तबके का, हर जाति का, हर धर्म का इंसान आएगा, तभी इंडिया कहा जाएगा। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो कुछ लोग विपक्षी एक गठबंधन बना के उसको इंडिया साबित करने में लगे हुए हैं। जिस इंडिया के अंदर ही न तो कहीं दलित है और न ही कहीं मुस्लिम है, तो फिर वो कैसा इंडिया, कैसे आप उसको सोच पाएंगे कि इंडिया बन गया? जितना वोट इस इंडिया के पास है अभी तक, उतना वोट तो पूरा दलित और मुस्लिमों का मिलाकर होता है। तो इस आधे इंडिया को कैसे सत्ता में ले जाएंगे, कैसे बीजेपी को हरा पाएंगे? दोस्तों, हमारे पास लगातार कमेंट आते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी को एक हो जाना चाहिए, इनको एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए। और ख़ास तौर पर लोग कहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी को चंद्रशेखर रावण जी बसपा में विलय कर ले, तब जाकर ही बहुजनों का कुछ उद्धार हो सकता है। और इस गठबंधन में अभी तक भी ना तो एएसपी शामिल हो पाई है, ना ही बीएसपी शामिल हो पाई है। हालांकि बीएसपी तो अपनी शर्तों पर शामिल हो जाएंगी। कांग्रेस सिर्फ इंतजार कर रही है बीएसपी के आने का, क्योंकि गठबंधन ने बीएसपी के लिए सारे रास्ते खोल रखे हैं। क्योंकि उनको साफ साफ नज़र आ रहा है कि उनके पास भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई खास चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल उनके पास 4 चेहरे मौजूद है। नंबर 1 पर राहुल गांधी, नंबर 2 पर केजरीवाल, नंबर 3 पर नीतीश कुमार और नंबर 4 पर ममता बनर्जी। अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के ऊपर पहले से ही केस चल रहा है मानहानि का, और उस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी हो चुकी है। हालांकि मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन अगर मामला राहुल गांधी के पक्ष में नहीं आया तो राहुल गांधी तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, तो प्रधानमंत्री फिर किसको बनाएंगे? और अगर बात करें केजरीवाल की, तो केजरीवाल से राहुल गांधी के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर पहले कांग्रेस सरकार को हराकर अपनी सरकार स्थापित की। और उसके बाद अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी केजरीवाल ने कांग्रेस सरकार को हराकर ही सरकार स्थापित की। हालांकि यह बात सही है कि वो गठबंधन में शामिल हो गए, लेकिन इन दोनों के बीच एक प्रॉपर सहमति नहीं बन पा रही है। और ना ही कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को पीएम बनाना चाहती। और अगर हम बात करें नीतीश कुमार यादव की, नीतीश कुमार को तो आप जानते ही हैं। नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर, इन दोनों नेताओं का पूरे देश में कोई भी भरोसा नहीं करता है कि ये कब पाला बदल ले, कब दूसरे पाले में चले जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं नीतीश कुमार ने पहले भी कितनी बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है, और नीतीश कुमार के पास बहुत कम वोट बैंक है।
सारा का सारा वोट बैंक तेज सिंह यादव के पास है और उन्हीं के दम पर वो सत्ता में बैठे हुए हैं, सीएम बने हुए हैं। और अगर बात करें ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी केवल पश्चिम बंगाल में प्रभाव रखती है। वो एक भी वोट पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं दिला सकती। अभी पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने यूपी में आकर अखिलेश के लिए प्रचार किया था, उसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया 0। वो एक भी वोट नहीं दिला पाए अखिलेश यादव जी को। तो अब कांग्रेस के पास मात्र एक ही रास्ता बचता है, वो है बहन कुमारी मायावती जी। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के पास वर्तमान समय में कम से कम 25 से 30% वोट बैंक है पूरे देश में। क्योंकि ये बात कांग्रेस भी जानती है, जब तक हमारे साथ दलित नहीं आएगा, मुस्लिम नहीं आएगा, हमारा गठबंधन इंडिया नाम का सफल नहीं होगा। तो इसलिए कांग्रेस राह देख रही है कि बहन जी कब आएंगी, कब हम उनको कैसे लाएंगे गठबंधन में। और कांग्रेस चाह रही है अब हमको पीएम तो बहन जी को ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले साल के 2000 लोकसभा चुनाव में 19 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सिर्फ 1 सीट मिली थी। अब आप सोच सकते हैं कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली, बहन जी को 10 सीटें मिली थी और वहीं पर सपा को 5 सीटें मिली थी। और ये बात पूरे देश को पता है कि उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। जो दिल्ली गद्दी पर बैठेगा वो पहले उत्तर प्रदेश से उसको गुजरना ही पड़ेगा। अब क्या 1 सीट के माध्यम से दिल्ली पहुंच पाएंगी कांग्रेस? ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मजबूत आज के वर्तमान में बहन कुमारी मायावती जी है। और बहन कुमारी मायावती जी का वोट फिक्स है, जिधर बहन जी बोल देंगी उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसा फिक्स वोट किसी और पार्टी के पास नहीं है, ये लोग सब जानते हैं। तो कांग्रेस अब बाट देख रही है, इंतजार कर रही है बहन कुमारी मायावती जी का कि कब वो हमारे साथ आए और हम उनको कैसे लाएं। दोस्तों यह बात विपक्ष के सारे नेता जानते हैं कि बहन जी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है। क्योंकि बहन जी एक वरिष्ठ नेता है जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हो, जिसने प्रदेश के अंदर ऐसा शासन चलाया हो जिसको लोग आज भी याद करते हैं। प्रदेश से गुंडागर्दी का तो नामो निशान ही मिटा दिया था। और अगर प्रदेश में विकास की बात करें तो चारों तरफ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हाईवे, पता नहीं क्या क्या, इतने विकास कार्य बसपा सरकार में हुए हैं जितना आज तक किसी में नहीं हुए। अगर नौकरी की बात करें तो नौकरी के मामले में भी बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में कमी नहीं रखी। तो कहीं ना कहीं लोग अब भी याद करते हैं बहन जी को। मुख्यमंत्री नहीं बन पाई तो इस बार क्या हुआ, अब उनके पास सुनहरा मौका है पीएम बनने का। और बहन जी अपनी प्लानिंग को सही लेकर भी चल रही है, वो एकदम से गठबंधन में नहीं गई है। क्योंकि उनके हाथ में पावर है, वोट बैंक है, और जिसके पास वोट बैंक होता है उसके पास पावर होती है। तो अब कांग्रेस को चाहे मजबूरी में ही सही बहन कुमारी मायावती जी को लाना ही पड़ेगा। क्योंकि उनके पास कोई भी विपक्ष में मजबूत चेहरा नहीं है पीएम के लिए। और ऊपर से एनडीए वाला गठबंधन रात दिन चिल्लाता है कि इंडिया के पास कोई भी चेहरा नहीं है गठबंधन उसके पीएम के लिए। उस बातों से परेशान होना भी पड़ रहा है इंडिया गठबंधन को। एक तरफ तो एनडीए भी घबरा रहा है कि जिस दिन बहन जी इंडिया में चली गई उस दिन हम धराशायी हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी साहब भी डरे हुए हैं। अभी कल परसों मोदी साहब ने बयान दे दिया है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, नरेंद्र मोदी होगा। तो दोस्तों चुनाव से पहले ही मोदी जी ऐलान कर रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, 2024 में नरेंद्र मोदी होगा। यानी कि मोदी जी डर चुके हैं, उनको पता लग चुका है कि अब हाथ से मलाई सत्ता जाने वाली है, अब सत्ता दूसरे को देनी पड़ेगी। देश के अंदर बहुत अत्याचार कर लिए, बहुत महंगाई बढ़ा दी, बहुत नौकरियां खा गए। अब युवा और जनता इसका हिसाब मांग रही है। अब मोदी जी को लग चुका है कि हमारी सरकार जाने वाली है। अब चाहे मोदी सरकार कितना भी साम दाम दंड भेद लगा ले, अब सत्ता नहीं आने वाली। क्योंकि जब देश के लोग जागरूक हो जाते हैं, लोग समझ जाते हैं कि हकीकत क्या है, ज़मीन पे क्या हो रहा है और हवा में क्या चल रहा है, तो ये फासला बहुत बड़ा हो जाता है जब लोग जागरूक हो जाते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे बीमारी प्रमुख चंद्रशेखर रावण की। हालांकि चंद्रशेखर रावण ने पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में 2-3 बयान ऐसे दिए हैं जो बहन जी को जरूर बुरे लगे होंगे। उन्होंने एक बयान दिया था कि बहन जी तो बहुजनों के वोटों की सौदागर हैं, वो बहुजन समाज के वोटों का सौदा करती हैं। ये कितनी बुरी बात बोली चंद्रशेखर रावण ने, बहन जी को जरूर पता लगी होगी।
और दूसरा बयान दिया था चंद्रशेखर रावण ने कि बसपा एक सूखा पेड़ है, अब आपको समाज के लोगों को एएसपी में आना चाहिए, वो है एक हरा पेड़ है। तो दोस्तों ये बयान देगा चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं अपने आप में पछतावा भी कर रहे हैं, क्योंकि वो बहन जी की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। हालांकि मेरा कहना यह है कि किसी भी समाज के लोगों को, जो एक खून के लोग होते हैं, विचारधारा के लोग होते हैं, जो समाज के लिए कार्य करते हैं, उनको पुराने गिले शिकवे भुलाकर अपना नया गठबंधन, अपनी नई बात रखनी चाहिए। और पुरानी बातों को लेकर बैठने से कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। यानी कि पुराने विचारों को भुलाकर अगली एक बैठक करनी चाहिए और एक निर्णय लेना चाहिए कि समाज के लिए अच्छा बेहतर कैसे हो सकता है। ये तो बयानबाजी है, चलती रहती है, राजनीतिक एरिया है, सब लोग करते हैं। तो बहन जी से मेरी गुजारिश है कि बहन जी को शायद अब चंद्रशेखर रावण को भी पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए, और हो सके तो चंद्रशेखर रावण को उत्तर प्रदेश के लिए कोई बड़ा पद देना चाहिए, और खुद बहन जी को पीएम पद के लिए दावेदारी और उसको प्रयास और उनके लिए कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों आपका इस खबर पर क्या रुझान है, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।